गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में आप हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है उसे सुनेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूल हिंद स्वराज गुजराती में है। इसका प्रकाशन विभिन्न स्थानों से विभिन्न भाषाओं में होता रहा है, लेकिन सबसे पहले इसे दक्षिण अफ्रीका के इंडियन ओपिनियन के कुछ स्तंभों में प्रकाशित किया गया था। मैंने इसे वर्ष 1908 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय लिखा था। इसे लिखने का उद्देश्य भारत में हिंसा के विचार और दक्षिण अफ्रीका में दृश्यमान इसकी प्रतिकृति पर अपनी बात कहना था। मैं लंदन में भारत के हर जाने पहचाने अराजकतावादी के संपर्क में आया। निसंदेह मैं उन सभी की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मुझे लगा कि उनके जोश को सही मार्गदर्शन नहीं मिला था। मैंने महसूस किया कि हिंसा भारत की समस्याओं का कोई अस्थायी इलाज नहीं है और हमारी सभ्यता को आत्मरक्षा के लिए एक भिन्न और अपेक्षाकृत उच्च आदर्शों वाले हथियार की आवश्यकता थी। इस समय तक दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह भी शैशवावस्था में था, जिसकी उम्र महज 2 वर्ष थी। फिर भी वह विकास की उस अवस्था में तो पहुंच ही गया था कि मैं उसके बारे में आत्मविश्वास के साथ कुछ लिख सकूं। मैंने जो कुछ भी लिखा उसे इतना पसंद किया गया कि उसका प्रकाशन एक छोटी किताब के रूप में हुआ। इसने भारत का भी ध्यान खींचा और बॉम्बे सरकार ने इसके वितरण पर रोक लगा दी। मैंने उसके इस कदम का उत्तर इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करके दिया। मोहनदास करमचंद गांधी, यंग इंडिया 1921। प्रस्तावना। इस विषय पर मैंने जो 20 अध्याय लिखे हैं उन्हें पाठकों के सामने रखने की मैं हिम्मत करता हूँ। जब मुझसे रहा ही न गया तभी मैंने यह लिखा। बहुत पढ़ा, बहुत सोचा। विलायत में ट्रांसवाल डेप्यूटेशन के साथ मैंने 4 माह रहा। उस बीच जो हो सका उतने हिंदुस्तानियों के साथ मैंने सोच विचार किया। हो सका उतने अंग्रेजों से भी मैं मिला। अपने जो विचार मुझे आखिरी मालूम हुए उन्हें पाठकों के सामने रखना मैंने अपना फर्ज समझा। इंडियन ओपिनियन के गुजराती ग्राहक 800 के करीब हैं। हर ग्राहक पीछे कम से कम 10 आदमी दिलचस्पी से यह अखबार पढ़ते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया। जो गुजराती नहीं जानते वे दूसरों से पढ़वाते हैं। इन भाइयों ने हिंदुस्तानियों की हालत के बारे में मुझसे बहुत सवाल किए। ऐसे ही सवाल मुझसे विलायत में किए गए थे। इसलिए मुझे लगा कि जो विचार मैंने योग खानगी में बताए उन्हें सबके सामने रखना गलत नहीं होगा। जो विचार यहाँ रखे गए हैं वो मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। वो मेरे हैं क्योंकि उनके मुताबिक बरतने की मैं उम्मीद रखता हूँ। वे मेरी आत्मा में गढ़े जड़े हुए जैसे हैं। वे मेरे नहीं हैं क्योंकि सिर्फ मैंने ही उन्हें सोचा हो, सो बात नहीं है। कुछ किताबें पढ़ने के बाद वे बने हैं। दिल में भीतर ही भीतर मैं जो महसूस करता था उसका इन बातों ने समर्थन किया। यह साबित करने की जरूरत नहीं कि जो विचार मैं पाठकों के सामने रखता हूँ वे हिंदुस्तान में जिन पर पश्चिमी सभ्यता की धुन सवार नहीं हुई है ऐसे बहुत तेरे हिंदुस्तानियों के हैं, लेकिन यही विचार यूरोप के हजारे लोगों के हैं। यह मैं अपने पाठकों के मन में अपने सबूतों से ही जांचना चाहता हूँ। जिसे इसकी खोज करनी हो, जिसे ऐसी फुर्सत हो, वह आदमी वे किताबें देख सकते हैं। अपनी फुर्सत से उन किताबों में से कुछ ना कुछ पाठकों के सामने रखने की मेरी उम्मीद है। इंडियन ओपिनियन के पाठकों या औरों के मन में मेरे लेख पढ़कर जो विचार आए उन्हें अगर वे मुझे बताएंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने का
और सत्य की खोज करने का और उसके मुताबिक बरतने का है। इसलिए अगर मेरे विचार गलत साबित हों तो उन्हें पकड़ रखने का मेरा आग्रह नहीं है। अगर वे सच साबित हों तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरते। ऐसी देश के भले के लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी। सुविधे के लिए लेखों को पाठक और संपादक के बीच का स्वरूप दिया गया है। हिंद स्वराज के बारे में मेरी इस छोटी सी किताब की ओर विशाल जनसंख्या का ध्यान खींच रहा है। यह सचमुच ही मेरा सौभाग्य है। यह मूल तो गुजराती में लिखी गई है। इसका जीवन क्रम अजीब है। यह पहले पहल दक्षिण अफ्रीका में छपने वाले साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन में प्रकट हुई थी। 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर हिंदुस्तानियों के हिंसावादी पंथ को और उसी विचारधारा वाले दक्षिण अफ्रीका के एक वर्ग को दिए गए जवाब के रूप में यह लिखी गई थी। मैं लंदन में रहने वाले हर एक नामी अराजकतावादी हिंदुस्तानी के संपर्क में आया था। उनकी शूरवीरता का असर मेरे मन पर पड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि उनके जोश ने उल्टी राह पकड़ ली है। मुझे लगा कि हिंसा हिंदुस्तान के दुखों का इलाज नहीं है और उसकी संस्कृति को देखते हुए उसे आत्मरक्षा के लिए कोई अलग और ऊंचे प्रकार का शस्त्र काम में लाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह उस वक्त शैशवावस्था में था, लेकिन उसका विकास इतना हो चुका था कि उसके बारे में कुछ हद तक आत्मविश्वास से लिखने की मैंने हिम्मत की थी। यह 1909 में लिखी गई थी। इसमें मेरी जो मान्यता प्रकट की गई है वह आज पहले से ज्यादा मजबूत बनी है। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान आधुनिक सभ्यता का त्याग करेगा तो उससे लाभ होगा। लेकिन मैं पाठकों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। वे ऐसा ना मान ले कि इस किताब में जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खड़ी की है वैसा स्वराज कायम करने के लिए आज मेरी कोशिश चल रही है। मैं जानता हूँ कि अभी हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहने में शायद ठिकाई का भास हो, लेकिन मुझे तो पक्का विश्वास है कि इसमें जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खींची है वैसा स्वराज पाने की मेरी निजी कोशिश जरूर चल रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज मेरी सामूहिक प्रवृत्ति का ध्येय तो हिंदुस्तान की प्रजा की इच्छा के मुताबिक पार्लियामेंट्री ढंग का स्वराज पाना है। रेलों या अस्पतालों का नाश करने का ध्येय मेरे मन में नहीं है। अगरचे उनका कुदरती नाश हो तो मैं जरूर उसका स्वागत करूंगा। रेल या अस्पताल दोनों से मैं एक भी ऊंची और बिल्कुल शुद्ध संस्कृति की सूचक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कह सकते हैं कि यह ऐसी बुराई है जो टाली नहीं जा सकती। दोनों में से एक भी हमारे राष्ट्र की नैतिक ऊंचाई में 1 इंच की भी बढ़ती नहीं करती। उसी तरह मैं अदालत के अस्थायी नाश का ध्येय मन में नहीं रखता। हालांकि ऐसी नतीजा आए तो मुझे अवश्य बहुत अच्छा लगेगा। यंत्रों और मीलों को नाश के लिए तो मैं उससे भी कम कोशिश करता हूँ। उसके लिए लोगों की आज जो तैयारी है उससे कहीं ज्यादा सादगी और त्याग की जरूरत रहती है। इस पुस्तक में बताए हुए कार्यक्रम के एक ही हिस्से का आज अमल हो रहा है, वह है अहिंसा। लेकिन मैं अफसोस के साथ कबूल करूंगा कि उसका अमल भी इस पुस्तक में दिखाई हुई भावना से नहीं हो रहा है। अगर हो तो हिंदुस्तान एक ही रोज में स्वराज पा जाए। हिंदुस्तान अगर प्रेम के सिद्धांत को अपने धर्म के एक सक्रिय अंश के रूप में स्वीकार करे और उसे अपनी राजनीति में शामिल करे तो स्वराज स्वर्ग से हिंदुस्तान की धरती पर उतरेगा। लेकिन मुझे दुख के साथ इस बात का भान है कि ऐसा होना बहुत दूर की बात है। ये वाक मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आज के आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस पुस्तक में बहुत सी बातों का हवाला दिया जाता मैंने देखा है। मैंने इस मतलब के लेख भी देखे हैं कि मैं गहरी चाल चल रहा हूँ। आज की उथल पुथल से लाभ उठाकर अपने अजीब ख्याल भारत के सिर लादने की कोशिश कर रहा हूँ और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाकर अपने धार्मिक प्रयोग कर रहा हूँ। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि सत्याग्रह ऐसी कच्ची खोखली चीज नहीं है।
हिंद स्वराज में बताए हुए संपूर्ण जीवन सिद्धांत के एक भाग को आचरण में लाने की कोशिश हो रही है। इसमें कोई शक नहीं। ऐसा नहीं कि उस समूचे सिद्धांत का अमल करने में जोखिम है, लेकिन आज देश के सामने जो प्रश्न है उसके साथ जिन हिंसाओं का कोई संबंध नहीं है, ऐसी हिंस से मेरे लेखों में से लेकर लोगों की भड़काने की न्याय हरगिज नहीं है। जनवरी 1921, मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज की पुस्तक में कुल 20 अध्याय हैं। अब आप सुन रहे हैं अध्याय फर्स्ट, कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता। पाठक, आजकल हिंदुस्तान में स्वराज की हवा चल रही है। सब हिंदुस्तानी आजाद होने के लिए तरस रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी वही जोश दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तानियों में अपने हक पाने की बड़ी हिम्मत आई हुई मालूम होती है। इस बारे में क्या आप अपने ख्याल बताएंगे? संपादक, आपने सवाल ठीक पूछा है, लेकिन इसका जवाब देना आसान बात नहीं है। अखबार का एक काम तो है लोगों की भावनाएं जगाना और उन्हें जाहिर करना, दूसरा काम है लोगों में अमुक जरूरी भावनाएं पैदा करना, और तीसरा काम है लोगों में द्वेष हो तो चाहे जितनी मुसीबतें आने पर भी बेधड़क होकर उन्हें दिखाना। आपके सवाल का जवाब देने में ये तीनों काम साथ साथ आ जाते हैं। लोगों की भावनाएं कुछ हद तक जानी होगी, ना हो तो वैसी भावनाएं उनमें पैदा करने की कोशिश करनी होगी और उनके दोषों की निंदा भी करनी होगी। फिर भी आपने सवाल किया है, इसलिए इसका जवाब देना मेरा फर्ज मालूम होता है। पाठक, क्या स्वराज की भावना हिंद में पैदा हुई आप देखते हैं? संपादक, वह तो सबसे नेशनल कांग्रेस कायम हुई है तभी से देखने में आई है। नेशनल शब्द का अर्थ ही है वह विचार जाहिर करता है। पाठक, यह तो आपने ठीक नहीं कहा। नौजवान हिंदुस्तानी आज कांग्रेस की परवाह नहीं करते, वे तो उसे अंग्रेजों का राज निभाने का साधन मानते हैं। संपादक, नौजवानों का ऐसा ख्याल ठीक नहीं है। हिंद के दादा भाई नेरोजी ने जमीन तैयार नहीं की होती तो नौजवान आज जो बातें कर रहे हैं वह भी नहीं कर पाते। हमने जो लेख लिखे वे फटकारे हमें सुनाई, जिस जोश से हमें जगाया उसे कैसे भुलाया जाए। सर विलियम बेडरवन ने कांग्रेस का मकसद हासिल करने के लिए अपना तन मन और धन सब दे दिया था। उन्होंने अंग्रेजी राज के बारे में जो लेख लिखा वो आज भी पढ़ने लायक है। प्रोफेसर गोखले ने जनता को तैयार करने के लिए भिखारी की जैसी हालत में रहकर अपने 20 साल दिए हैं। आज भी वे गरीबी में रहते हैं। मरहूम जस्टिस बदरुद्दीन ने भी कांग्रेस के जरिए स्वराज का बीज बोया था। यो बंगाल, मद्रास, पंजाब वगैरह में कांग्रेस का और हिंद का भला चाहने वाले कई हिंदुस्तानी और अंग्रेज लोग हो गए हैं, यह याद रखना चाहिए। पाठक, ठहरिए, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। मेरा सवाल कुछ है और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं स्वराज की बात करता हूँ और आप परराज की बात करते हैं। मुझे अंग्रेजों का नाम तक नहीं चाहिए और आप तो अंग्रेजों का नाम देने लगे। इस तरह तो हमारी गाड़ी राह पर आए ऐसा नहीं दिखता। मुझे तो स्वराज की ही बातें अच्छी लगती है। दूसरी मीठी सयानी बातों में से मुझे संतोष नहीं होता। संपादक, आप अधीर हो गए हैं। मैं अधीरपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जरा सब करेंगे तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा। उतावली से आम नहीं पकते, दाल नहीं चुड़ती, ये कहावत याद रखिए। आपने मुझे रोका और आपको हिंद पर उपकार करने वालों की बात भी सुननी अच्छी नहीं लगती। यह बताना है कि अभी आपके लिए स्वराज दूर है। आपके जैसे बहुत से हिंदुस्तानी हैं जो हम से दूर हटकर पिछड़ जाएंगे। वह बात जरा सोचने लायक है। पाठक, मुझे लगता है कि ये गोलमोल बातें बनाकर आप मेरे सवाल का जवाब उड़ा देना चाहते हैं। आप जिन्हें हिंदुस्तान पर का उपकार करने वाले मानते हैं उन्हें मैं ऐसा नहीं मानता। फिर मुझे किससे के उपकार की बात सुननी है? आप जिन्हें हिंद के दादा कहते हैं उन्होंने क्या उपकार किया? वो तो कहते हैं कि अंग्रेज राजकर्ता न्याय करेंगे और उनसे हमें हिलमिल कर रहना चाहिए। संपादक, मुझे सविनय आपसे कहना चाहिए कि उस पुरुष के बारे में आपका बेअदबी से यूं बोलना हमारे लिए शर्म की बात है।
उनके कामों की ओर देखना। उन्होंने अपना जीवन हिंद को अर्पण कर दिया है। उनसे यह सबक हमने सीखा। हिंद का खून अंग्रेजों ने चूस लिया है, यह सिखवाने वाले माननीय दादा भाई हैं। आज उन्हें अंग्रेजों पर भरोसा है, उससे क्या, हम जवानी के जोश में एक कदम आगे रखते हैं। इससे क्या दादा भाई कम पूज्य हो जाते हैं? इससे क्या हम ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं? जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़े उसको लात ना मारने में ही बुद्धिमानी है। अगर वह सीढ़ी निकाल दे तो सारी निसौनी गिर जाए। और यह हमें याद रखना चाहिए, हम बचपन से जवानी में आते हैं तब बचपन से नफरत नहीं करते, बल्कि उन दिनों को प्यार से याद करते हैं। बरसों तक अगर मुझे कोई पढ़ाता है और उससे मेरी जानकारी जरा बढ़ जाती है, तो इससे मैं आपसे अपने शिक्षक से ज्यादा ज्ञानी नहीं माना जाऊंगा। अपने शिक्षक को मुझे मान देना ही पड़ेगा। इसी तरह हिंद के दादा के बारे में समझना चाहिए। उसके पीछे हिंदुस्तानी जनता है, यह तो हमें कहना ही पड़ेगा। पाठक, यह आपने ठीक कहा। दादा भाई नेरोजी की इज्जत करना चाहिए, यह तो समझ सकते हैं। उन्होंने और उनके जैसे दूसरे पुरुषों ने जो काम किए हैं, उनके बगैर हम आज का जोश महसूस नहीं कर पाते। यह बात ठीक लगती है, लेकिन यही बात प्रोफेसर गोखले साहब के बारे में हम कैसे मान सकते हैं? वो तो अंग्रेजों को बड़े भाई बंद बनकर बैठे हैं। वे तो कहते हैं कि अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ सीखना है। अंग्रेजों की राजनीति से हम वाकिफ हो जाए तभी स्वराज की बातचीत की जाएगी। उन साहब के भाषणों से तो मैं उब गया हूँ। संपादक, आप उब गए हैं, यह दिखाता है कि आप मिजाज उतावला है। लेकिन जो नौजवान अपने माँ बाप के ठंडे मिजाज से उब जाते हैं और वे अगर अपने साथ ना दौड़े तो गुस्सा होते हैं, वे अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, ऐसा हम समझते हैं। प्रोफेसर गोखले के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। क्या हुआ अगर प्रोफेसर गोखले हमारे साथ नहीं दौड़ते हैं? स्वराज भोगने की इच्छा रखने वाली प्रजा अपने बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं कर सकती है। अगर दूसरों की इज्जत करने की आदत हम खो बैठे तो हम निकम्मे हो जाएंगे। जो प्रौढ़ और तजर्बेकार है वे ही स्वराज भोग सकते हैं, ना कि बेलगाम लोग। और देखिए, जब प्रोफेसर गोखले ने हिंदुस्तान की शिक्षा के लिए त्याग किया, तब ऐसे कितने हिंदुस्तानी थे जो कुछ भी करते हैं वह शुद्ध भाव से और हिंदुस्तान का हित मानकर करते हैं। हिंद के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वे देंगे। ऐसी हिंद के लिए उनकी भक्ति है। वे जो कुछ कहते हैं वह किसी की खुशामद करने के लिए नहीं, बल्कि सही मानकर कहते हैं। इसलिए हमारे मन में उनके लिए पूज्य भाव होना चाहिए। पाठक, तो क्या वे साहब जो कहते हैं उसके मुताबिक हमें भी करना चाहिए? संपादक, हम ऐसा कुछ नहीं कहते। अगर हम शुद्धि बुद्धि से अलग राय रखते हैं तो उस राय के मुताबिक चलने की सलाह खुद प्रोफेसर साहब हमें देंगे। हमारा मुख्य काम तो यह है कि हम उनके कामों की निंदा ना करें। हमसे वे महान है ऐसा माने और यकीन रखें कि उनके मुताबिके में हमने हिंद के लिए कुछ भी नहीं किया है। उनके बारे में कुछ अखबार जो अशिष्टतापूर्वक लिखते हैं उनकी हमें निंदा करनी चाहिए, और प्रोफेसर गोखले जैसों को हमें स्वराज के स्तंभ मानना चाहिए। उनके ख्याल गलत और हमारे ही सही हैं या हमारे ख्यालों के मुकाबले ना बरतने वाले देश के दुश्मन हैं, ऐसा मान लेना बुरी भावना है। पाठक, आप जो कुछ कहते हैं वह अब मेरी समझ में कुछ आता है, फिर भी मुझे आपके बारे में सोचना होगा। पर ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न वगैरह के बारे में आपने जो कहा उसमें तो हद हो गई। संपादक, जो नियम हिंदुस्तानियों के बारे में है वही अंग्रेजों के बारे में समझना चाहिए। सारे के सारे अंग्रेज बुरे हैं ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। बहुत से अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदुस्तान को स्वराज मिले, उस प्रजा में स्वार्थ ज्यादा है, यह ठीक है, लेकिन उससे हर अंग्रेज बुरा है ऐसा साबित नहीं होता। जो हक न्याय चाहते हैं उन्हें सबके साथ न्याय करना होगा। सर विलियम हिंदुस्तान का बुरा चाहने वाले नहीं है, इतना हमारे लिए काफी है। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ेंगे त्यों-त्यों आप देखेंगे कि अगर हम न्याय की भावना से काम लेंगे तो हिंदुस्तान का छुटकारा जल्दी होगा।
अगर यह भी देखेंगे कि अगर हम तमाम अंग्रेजों से द्वेष करेंगे तो उससे स्वराज दूर ही जाने वाला है, लेकिन अगर उनके साथ न्याय करेंगे तो स्वराज के लिए हमें उनकी मदद मिलेगी। पाठक, अभी तो ये सब मुझे फिजूल की बड़ी बड़ी बातें लगती है। अंग्रेजों की मदद मिले और उससे स्वराज मिल जाए, ये तो आपने दो उल्टी बातें कही। लेकिन इस सवाल का हल अभी मुझे नहीं चाहिए, उसमें समय बताना बेकार है। स्वराज कैसे मिलेगा यह जब आप बताएंगे तब शायद आपके विचार में समझ सकूं। फिलहाल तो अंग्रेजों की मदद की आपकी बात ने मुझे शंका में डाल दिया है और आपके विचार के खिलाफ मुझे भरमा दिया है, इसलिए यह बात आप आगे ना बढ़ाए तो अच्छा है। संपादक, मैं अंग्रेजों की बात को बढ़ाना नहीं चाहता, आप शंका में पड़ गए, इसकी कोई फिक्र नहीं। मुझे तो मौत की बात कहनी है, उससे पहले से ही बता देना ठीक है। आपकी शंका को धीरज से दूर करना मेरा फर्ज है। पाठक, आपकी यह बात मुझे पसंद आई, इससे मुझे जो ठीक लगे वह बात कहने की मुझ में हिम्मत आई है। अभी मेरी एक शंका रह गई है, कांग्रेस के आरंभ से स्वराज की नींव पड़ी, यह कैसे कहा जा सकता है? संपादक, देखिए, कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके उनमें हम एक राष्ट्र है ऐसा जोश पैदा किया। कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नजर रहती थी। महसूल का हक प्रजा को होना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है। जैसा स्वराज कनाडा में है वैसा स्वराज कांग्रेस ने हमेशा चाहा। वैसा स्वराज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसा स्वराज हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उससे बढ़कर दूसरा कोई स्वराज है या नहीं, यह सवाल अलग है। मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस ने हिंद को स्वराज का रस चखाया। इसका जस कोई और लेना चाहे तो वह ठीक ना होगा और हम भी ऐसा माने तो बेकदर ठहरेंगे। इतना ही नहीं बल्कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उसमें मुसीबतें पैदा होगी। कांग्रेस को अलग समझने और स्वराज के खिलाफ मानने से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। अध्याय 2 आप सुनेंगे बंगाल का विभाजन। पाठक, आप कहते हैं उस तरह विचार करने पर यह ठीक लगता है कि कांग्रेस ने स्वराज की नींव डाली, लेकिन यह तो आप मानेंगे कि यह सही जागृति नहीं थी। सही जागृति कब और कैसे हुई? संपादक, बीज हमेशा दिखाई नहीं देता, वह अपना काम जमीन के नीचे करता है और जब खुद मिट जाता है तब पेड़ जमीन के ऊपर देखने में आता है। कांग्रेस के बारे में ऐसा ही समझिए। जिसे आप सही जागृति मानते हैं वह तो बंगभंग से हुई है, जिसके लिए हम लॉर्ड कर्जन के आभारी हैं। बंगभंग के वक्त बंगालियों ने कर्जन साहब से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वे साहब अपनी सत्ता के मद लापरवाह रहे। उन्होंने मान लिया कि हिंदुस्तानी लोग सिर्फ बकवास ही करेंगे, उनसे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने अपमान भरी भाषा का प्रयोग किया और जबरदस्ती बंगाल के टुकड़े किए। हम यह मान सकते हैं कि उस दिन से अंग्रेजी राज के भी टुकड़े हुए। बंगभंग से जो धक्का अंग्रेजी हुकूमत को लगा वैसा और किसी से नहीं लगा। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे गैर इंसाफ वे बंगभंग से कुछ कम थे। नमक महसूल कुछ कम गैर इंसाफ नहीं है, ऐसा और तो आगे हम बहुत देखेंगे। लेकिन बंगाल के टुकड़े करने का विरोध करने के लिए प्रजा तैयार थी। उस वक्त की प्रजा की भावना बहुत तेज थी। उस समय बंगाल के बहुतेरे नेता अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। अपनी सत्ता, अपनी ताकत को वे जानते थे, इसलिए तुरंत आग भड़क उठी। अब वह बुझाने वाली नहीं है, उसे बुझाने की जरूरत भी नहीं है। ये टुकड़े कायम नहीं रहेंगे, बंगाल फिर एक हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी जहाज में जो दरार पड़ी है वह तो हमेशा रहेगी ही। वह दिन ब दिन चौड़ी होती जाएगी। जागा हुआ हिंद फिर सो जाए वह नामुमकिन है। बंग भंग को रद्द करने की मांग स्वराज की मांग के बराबर है। बंगाल के नेता यह बात खूब जानते हैं। अंग्रेजी हुकूमत भी यह बात समझती है, इसलिए टुकड़े रद्द नहीं हुए। जो जो दिन बीतते जाते हैं त्यों तो प्रजा तैयार होती जाती है। प्रजा एक दिन में नहीं बनती, उसे बनने में कई बरस लग जाते हैं। पाठक, बंग भंग के नतीजे आपने देखे? संपादक,
आज तक हम मानते आए हैं कि बादशाह से अर्ज करना चाहिए और वैसा करने पर भी दाद ना मिले तो दुख सहन करना चाहिए। अलबत्ता अर्ज तो करते ही रहना चाहिए। बंगाल के टुकड़े होने के बाद लोगों ने देखा कि हमारी अर्ज के पीछे कुछ ताकत चाहिए, लोगों में कष्ट सहन करने की शक्ति चाहिए। यह नया जोश टुकड़ों के होने का अहम नतीजा माना जाएगा। यह जोश अखबारों के लेखों में दिखाई दिया। लेख करे होने लगे। जो बात लोग डरते हुए या चोरी छुपके करते थे वह खुल्लम खुल्ला होने लगी, लिखी जाने लगी। स्वदेशी का आंदोलन चला। अंग्रेजों को देखकर छोटे बड़े सब भागते थे, पर अब नहीं डरते। मारपीट से भी नहीं डरते। जेल जाने से उन्हें कोई हर्ज नहीं मालूम होता। और हिंद के पुत्र रत्न आज देश निकाला भुगतते हुए विराजमान है। यह चीज उस अर्ज से अलग है। यो लोगों में खलबली मच रही है। बंगाल की हवा उत्तर में पंजाब तक और दक्षिण में मद्रास इलाके में कन्याकुमारी तक पहुंच गई है। पाठक, इसके अलावा और कोई जानने लायक नतीजा आपको सूझता है? संपादक, बंग भंग से जैसे अंग्रेजी जहाज में दरार पड़ी है वैसे ही हम में से भी दरार फूट पड़ी है। बड़ी घटनाओं के परिणाम भी यो बड़े ही होते हैं। हमारे नेताओं में दो दल हो गए हैं, एक मॉडरेट और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट। उसको हम धीमे और उतावले कह सकते हैं। नरम दल वो गरम दल शब्द भी चलते हैं। कोई मॉडरेट को डरपोक पक्ष और कोई एक्सट्रीमिस्ट को हिम्मत वाला पक्ष भी कहते हैं। यह अपने अपने ख्यालों के मुताबिक इन दो शब्दों का अर्थ है। यह सच है कि ये जो दल हुए हैं उनके बीच जहर भी पैदा हुआ है। एक दल दूसरे का भरोसा नहीं करता, दोनों एक दूसरे का ताना मारते हैं। सूरत कांग्रेस के समय करीब करीब मारपीट भी हो गई है। जो दो दल हुए हैं वह देश के लिए अच्छी निशानी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि ऐसे दल लंबे अरसे तक टिकेंगे नहीं। इस तरह कब तक ये दल रहेंगे, यह तो नेताओं का आधार है। अध्याय 3, अशांति और असंतोष। पाठक, तो आपने बंग भंग को जागृति का कारण माना, उससे फैली हुई अशांति को ठीक समझा जाए या नहीं? संपादक, इंसान नींद से तो उठता है तो अंगड़ाई लेता है, इधर उधर घूमता है और अशांत रहता है। उसे पूरा भान आने में कुछ वक्त लगता है। उसी तरह अगरचे बंग भंग से जागृति आई है, फिर भी बेहोशी नहीं गई है। अभी हम अंगड़ाई लेने की हालत में है, अभी अशांति की हालत में है। जैसे नींद और बाघ के बीच की हालत जरूरी मानी जानी चाहिए और इसलिए वह ठीक कही जाएगी, वैसे बंगाल में और उस कारण से हिंदुस्तान में जो अशांति फैली है वह भी ठीक है। अशांति है यह हम जानते हैं, इसलिए अशांति का समय आने की शक्यता है। नींद से उठने के बाद हमेशा अंगड़ाई लेने की हालत में हम नहीं रहते, लेकिन देर सवेर अपनी शक्ति के मुताबिक पूरे जागते ही हैं। इसी तरह इस अशांति से हमें जरूर छूटेंगे। अशांति किसी को नहीं भाती। पाठक, अशांति का दूसरा रूप क्या है? संपादक, अशांति असल में असंतोष है। उसे आज हम अनरेस्ट कहते हैं। कांग्रेस के जमाने में डिसकनेंट कहते थे। ह्यूम हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान में असंतोष फैलाने की जरूरत है। यह असंतोष बहुत उपयोगी चीज है। जब तक आदमी अपनी चालू हालत में खुश रहता है तब तक उसमें से निकलने के लिए उसे समझना मुश्किल है। इसलिए हर एक सुधार के पहले असंतोष होना ही चाहिए। चालू चीज से उब जाने पर उसे फेंक देने को मन करता है। ऐसा असंतोष हम में महान हिंदुस्तानियों की और अंग्रेजों की पुस्तकें पढ़कर पैदा हुआ है। उस असंतोष से अशांति पैदा हुई है और उस अशांति में कई लोग मरे, कई बर्बाद हुए, कई जेल गए, कई को देश निकाला हुआ। आगे भी ऐसा होगा और होना चाहिए। ये सब लक्षण अच्छे जाने जा सकते हैं, लेकिन इसका नतीजा बुरा भी आ सकता है। अध्याय 4 है, स्वराज क्या है? पाठक, कांग्रेस ने हिंदुस्तानियों को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया? बंग भंग से जागृति कैसे ली? अशांति और असंतोष कैसे फैले? यह सब जाना। मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वराज के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फर्क हो।
संपादक, फर्क होना मुमकिन है। स्वराज के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन वह क्या, इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुंचे हैं। अंग्रेजों को निकालकर बाहर करना चाहिए, इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो तो ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूँ, मान लीजिए हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दे, तो फिर निकाल देने की जरूरत आप समझते हैं? पाठक, मैं तो उनसे एक ही चीज मांगूंगा, वह है मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। यह मांग वे कबूल करे और हिंदुस्तान से चले जाए, तब भी अगर कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ करे कि वे यहीं रहते हैं तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना कहते हैं। संपादक, अच्छा, हम मान ले कि हमारी मांग के मुताबिक अंग्रेज चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? पाठक, इस सवाल का जवाब अभी से दिया ही नहीं जा सकता। वे किस तरह जाते हैं उस पर बाद की हालत का आधार रहेगा। मान ले आप कहते हैं कि उस तरह वे चले गए, तो मुझे लगता है कि उनका बनाया हुआ विधान पर हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाए तो हमारे पास लश्कर तैयार होगा, इसलिए हमें राजकाज चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। संपादक, आप भले ही ऐसा माने, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। फिर भी मैं इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। वह जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह दे सकता हूँ, इसलिए कुछ सवाल आपसे करता हूँ। हम अंग्रेजों को क्यों निकालना चाहते हैं? पाठक, इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से धन ले जाते हैं और वे अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। संपादक, अगर वे धन बाहर ना ले जाए, नम्र बन जाए और हमें बड़े ओहदे दे, तो उन्हें रहने में आपको कुछ हर्ज है? पाठक, यह सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप पलट ले तो उसकी भाईबंदी से कोई नुकसान है? ऐसा सवाल आपने पूछा, यह सिर्फ वक्त बर्बाद करने के खातिर ही। अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके तो अंग्रेज लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होने वाला नहीं है वह होगा, ऐसा मानना मनुष्य की रीत ही नहीं है। संपादक, कनाडा का जो राजसत्ता मिली है, बोअर लोगों को जो राजसत्ता मिली है, वैसे ही हमें मिले तो? पाठक, यह भी बेकार सवाल है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा जरूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों के कितनी सत्ता? जब अंग्रेज हमें देंगे तब हम अपना ही झंडा रखेंगे, जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान, अपना जंगी बेड़ा, अपनी फौज और अपनी जहोज लाली होगी, और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। संपादक, यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी राज तो चाहिए, पर अंग्रेज नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं, लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज नहीं है। पाठक, मैंने तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ काम की हो, स्पेंसर, मिल वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हो, अंग्रेजों की पार्लियामेंट की माता हो, तो फिर बेशक मुझे लगता है कि हमें उनकी नकल करनी चाहिए। बस यहाँ तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरे को घुसने नहीं देते, वैसे हम भी दूसरे को ना घुसने दें। यूँ तो उन्होंने अपने देश किया है,
वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता है, इसलिए उसे हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बतलाइए। संपादक, अभी देर है। मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएगा। स्वराज को समझना आपको जितना आसान लगता है उतना ही मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए फिलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसे आप स्वराज कहते हैं वह सचमुच स्वराज नहीं है। अध्याय 5 है इंग्लैंड की हालत। पाठक, आप जो कहते हैं उस पर से तो मैं यही अंदाजा लगाता हूँ कि इंग्लैंड में जो राज चलता है वह ठीक नहीं है और हमारे लायक नहीं है। संपादक, आपका यही ख्याल सही है। इंग्लैंड में आज जो हालत है वह सचमुच दयनीय, तरस खाने लायक है। मैं तो भगवान से यही मांगता हूँ कि हिंदुस्तान की ऐसी हालत कभी ना हो। जिसे आप पार्लियामेंटों की माता कहते हैं, वह पार्लियामेंट तो बांझ और वेश्या है। ये दोनों शब्द बहुत कड़े हैं तो भी उस पर अच्छी तरह लागू होते हैं। मैंने उससे बांझ कहा क्योंकि अब तक उस पर पार्लियामेंट ने अपने आप एक भी अच्छा काम नहीं किया। अगर उस पर जोर दबाव डालने वाला कोई ना हो तो वह कुछ भी ना करे, ऐसी उसकी कुदरती हालत है। और वह बेस्या है क्योंकि जो मंत्रिमंडल उसे रखे उसके पास वह रहती है। आज उसका मालिक एस्क्विथ है तो कल बालफर होगा और परसों कोई तीसरा। पाठक, आपके बोलने में कुछ व्यंग है। बांस शब्द को अब तक आपने लागू नहीं किया। पार्लियामेंट लोगों की बनी है, इसलिए बेशक लोगों के दबाव से ही वह काम करेगी। वही उसका गुण है और उसके ऊपर का अंकुश है। संपादक, यह बड़ी गलत बात है। अगर पार्लियामेंट बांझ ना हो तो इस तरह होना चाहिए। लोग उसमें अच्छे से अच्छे मेंबर चुनकर भेजते हैं। मेंबर तनख्वाह नहीं लेते, इसलिए उन्हें लोगों की भलाई के लिए जाना चाहिए। लोग खुद सुशिक्षित, संस्कारी माने जाते हैं, इसलिए उनसे भूल नहीं होनी, ऐसे हमें मानना चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट को अर्जी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, न दबाव की। उस पार्लियामेंट का काम इतना सरल होना चाहिए कि दिन वो दिन उसका तेज बढ़ता जाए और लोगों पर उसका असर होता जाए। लेकिन इससे उल्टे इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं। सिर्फ डर के कारण ही पार्लियामेंट कुछ काम करती है। जो काम आज किया वह कल उसे रद्द करना पड़ता है। आज तक एक भी चीज को पार्लियामेंट में ठिकाने लगाया गया हो, ऐसी कोई मिसाल देखने में नहीं आती। बड़े सवालों की चर्चा जब पार्लियामेंट में चलती है तब उसके मेंबर पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं। उस पार्लियामेंट में मेंबर इतने जोरों से चिल्लाते हैं कि सुनने वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके एक महान लेखक ने उसे दुनिया की बातूनी जैसा नाम दिया है। अगर कोई निष्पक्ष मेंबर इसमें अब्बार स्वरूप निकल आए तो उसकी कमबख्ती ही समझिए। जितना समय और पैसा पार्लियामेंट खर्च करती है, उतना समय और पैसा अगर अच्छे लोगों को मिले तो प्रजा का उद्धार हो जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट महज प्रजा का खिलौना है और वह खिलौना प्रजा को भारी खर्च में डालता है। ये विचार मेरे खुद के हैं, ऐसा आप ना माने। विचारशील अंग्रेज ऐसा विचार रखते हैं। एक मेंबर ने तो यहाँ तक कहा कि पार्लियामेंट धार्मिक आदमी के लायक नहीं रही। दूसरे मेंबर ने तो कहा कि पार्लियामेंट बच्चा है। बच्चे को कभी आपने हमेशा बच्चे ही रहते देखा है। आज 700 वर्ष के बाद भी अगर पार्लियामेंट बच्चा ही हो तो वह बड़ी कब होगी।
पाठक, आपने मुझे सोच में डाल दिया। यह सब मुझे तुरंत मान लेना चाहिए, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। आप बिल्कुल निराले विचार मेरे मन में पैदा कर रहे हैं, मुझे उन्हें हजम करना होगा। अच्छा, अब वैश्या शब्द का विवेचन कीजिए। संपादक, मेरे विचारों को आप तुरंत नहीं मान सकते, यह बात ठीक है। उसके बारे में आपको जो साहित्य पढ़ना चाहिए वह आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ख्याल आएगा। पार्लियामेंट को मैंने वैश्या कहा, वह भी ठीक है। उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही नहीं है। जब कोई उसका मालिक बनता है, जैसे प्रधानमंत्री, तब भी उसकी चाल एक सरीखी नहीं रहती। जैसे बुरे हाल वैश्या के होते हैं, वैसे ही सदा पार्लियामेंट के होते हैं। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट की थोड़ी ही परवाह रहती है, वह तो अपनी सत्ता के मद में मस्त रहता है। अपना दल कैसे जीते इसी की लगन में उसे रहती है। पार्लियामेंट सही काम कैसे करे इसका वह बहुत कम विचार करता है। अपने दल को बलवान बनाने के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से कैसे कैसे काम करवाता है, इसकी मिसालें जितनी चाहिए उतनी मिल सकती है। यह सब सोचने लायक है। पाठक, तब तो आज तक जिन्हें हम देशाभिमानी और ईमानदार समझते आए हैं, उन पर भी आप टूट पड़ते हैं। संपादक, हाँ, यह सच है। मुझे प्रधानमंत्रियों से द्वेष नहीं है, लेकिन तजर्बे से मैंने देखा है कि वे सच्चे देशाभिमानी नहीं कहे जा सकते। जिसे हम घूस कहते हैं, वह घूस वे खुल्लम खुल्ला नहीं लेते देते, इसलिए भले ही वे ईमानदार कहे जाए, लेकिन उनके पास वसीला काम कर सकता है। वे दूसरों से काम निकालने के लिए उपाधि वगैरह की घूस बहुत देते हैं। मैं हिम्मत के साथ यह कह सकता हूँ कि उनमें शुद्ध भावना और सच्ची ईमानदारी नहीं होती है। पाठक, जब आपके ऐसे ख्याल हैं, तो जिन अंग्रेजों के नाम से पार्लियामेंट राज करती है, उनके बारे में अब कुछ कहिए, ताकि उनके स्वराज का पूरा ख्याल मुझे आ जाए। संपादक, जो अंग्रेज वोटर हैं, चुनाव करते हैं, उनकी धर्म पुस्तक तो है अखबार। वे अखबारों से अपने विचार बनाते हैं। अखबार अप्रामाणिक होते हैं, एक ही बात को दो शक्लें देते हैं। एक दल वाले उसी बात को बड़ी बनाकर दिखाते हैं, तो दूसरे दल वाले उसी को छोटी कर डालते हैं। एक अखबार वाला किसी अंग्रेज नेता को परमाणविक मानेगा, तो दूसरा उसको अपारमाणविक मानेगा। जिस देश में ऐसे अखबार हैं, उस देश के आदमियों की कैसी दुर्दशा होगी। पाठक, यह तो आप ही बताइए। संपादक, उन लोगों के विचार घड़ी घड़ी में बदलते हैं। उन लोगों में यह कहावत है कि 7-7 वर्ष में रंग बदलता है। घड़ी के लोलक की तरह वे इधर उधर घूम सकते हैं, जमकर वे बैठ ही नहीं सकते। कोई दौड़ दमाद वाला आदमी हो और उसने अगर बड़ी बड़ी बातें कर दी या दावतें दे दी, तो वो नक्काराची की तरह उसी के ढोल पीटने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की पार्लियामेंट भी ऐसी ही होती है। उनमें एक बात जरूर है, वह यह कि वे अपने देश को खाएंगे नहीं। अगर किसी ने उस पर बुरी नजर डाली तो वे उसकी मिट्टी पलीद कर देंगे। लेकिन इससे उस प्रजा में सद्गुण आ जाए या उस प्रजा की नकल की जाए, ऐसा नहीं कह सकते। अगर हिंदुस्तान अंग्रेज प्रजा की नकल करे तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, ऐसा मेरा पक्का ख्याल है। पाठक, अंग्रेज प्रजा ऐसी हो गई है, इसके आप क्या कारण मानते हैं? संपादक, इसमें अंग्रेजों का कोई खास कसूर नहीं है।
वह यूरोप की आजकल की सभ्यता का कसूर है। वह सभ्यता नुकसानदेह है और उससे यूरोप की प्रजा बर्बाद होती जा रही है। छठा अध्याय है सभ्यता का दर्शन। पाठक, अब तो आपको सभ्यता की भी बात करनी होगी। आपके हिसाब से तो यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। संपादक, मेरे हिसाब से ही नहीं बल्कि अंग्रेज लेखकों के हिसाब से भी यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। उसके बारे में कुछ किताबें लिखी गई है। वहाँ इस सभ्यता के खिलाफ मंडल भी कायम हो रहे हैं। एक लेखक ने सभ्यता, उसके कारण और उसकी दवा नाम की किताब लिखी। उसमें उसने यह साबित किया कि यह सभ्यता एक तरह का रोग है। पाठक, यह सब हम क्यों नहीं जानते? संपादक, इसका कारण तो साफ है। कोई भी आदमी अपने खिलाफ जाने वाली बात करे, ऐसा शायद ही होता है। आज की सभ्यता के मोह में फंसे हुए लोग उसके खिलाफ नहीं लिखेंगे, उल्टे उसको सहारा मिले ऐसी ही बातें और दलीलें ढूंढ निकालेंगे। यह वे जानबूझकर करते हैं, ऐसा भी नहीं है। वे जो लिखते हैं उसे खुद सच मानते हैं। नींद में आदमी जो सपना देखता है उसे वह सही मानता है। जब उसकी नींद खुलती है तभी उसे अपनी गलती मालूम होती है। ऐसी ही दशा सभ्यता के मोह में फंसे हुए आदमी की होती है। हम जो बातें पढ़ते हैं वे सभ्यता की हिमायत करने वालों की लिखी बातें होती है। उनमें बहुत होशियार और भले आदमी हैं। उनके लेखों से हम चौंधिया जाते हैं। यूं एक के बाद दूसरा आदमी उसमें फंसता जाता है। पाठक, यह बात आपने ठीक कही। अब आपने जो कुछ पढ़ा और सोचा है उसका ख्याल मुझे दीजिए। संपादक, पहले तो हम यह सोचे कि सभ्यता किस हालत का नाम है। इस सभ्यता की सही पहचान तो यह है कि लोग बाहरी दुनिया की खोजों में और शरीर के सुख में धन्यता, सार्थकता और पुरुषार्थ मानते हैं। इसकी कुछ मिसालें ले। 100 साल पहले यूरोप के लोग जैसे घरों में रहते थे उनसे ज्यादा अच्छे घरों में आज वे रहते हैं। यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। इसमें शरीर के सुख की बात है। इसके पहले लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे और भालों का इस्तेमाल करते थे। अब वे लंबे पतलून पहनते हैं और शरीर को सजाने के लिए तरह तरह के कपड़े बनवाते हैं और भाले के बदले एक के बाद एक 5 गोलियां छोड़ सके ऐसी चक्कर वाली बंदूक इस्तेमाल करते हैं। यह सभ्यता की निशानी है। किसी मुल्क के लोग जो जूते वगैरह नहीं पहनते हों, जब यूरोप के कपड़े पहनना सीखते हैं तो जंगली हालत में से सब हालत में आए हुए माने जाते हैं। पहले यूरोप में लोग मामूली हल की मदद से अपने लिए जोत मेहनत करके जमीन जोतते थे। उसकी जगह आज भाप के यंत्रों से हल चलाकर एक आदमी बहुत सारी जमीन जोत सकता है और बहुत सा पैसा जमा कर सकता है। यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। पहले लोग कुछ ही किताबें लिखते थे और वे अनमोल मानी जाती थी। आज हर कोई चाहे जो लिखता है और छपवाता है और लोगों के मन को भरमाता है। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग बैलगाड़ी से रोज 12 कोस की मंजिल तय करते थे। आज रेलगाड़ी से 400 कोस की मंजिल मारते हैं। यह तो सभ्यता की चोटी मानी जाती है। यह सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह सोचा जाता है कि लोग हवाई जहाज से सफर करेंगे और थोड़े ही घंटों में दुनिया के किसी भी भाग में
जा पहुंचेंगे। लोगों को हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बटन दबाया कि आदमी के सामने पहनने की पोशाक हाजिर हो जाएगी। दूसरा बटन दबाया कि उसे अखबार मिल जाएगा। तीसरा बटन दबाया कि उसके लिए गाड़ी तैयार हो जाएगी। हमेशा नए भोजन मिलेंगे। हाथ पैर का काम नहीं पड़ेगा। सारा काम कल से ही किया जाएगा। पहले जब लोग लड़ना चाहते थे तो एक दूसरे का शरीर बल आजमाते थे। आज तो तोप के एक गोले से हजारें जानों ली जा सकती है। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग खुली हवा में अपने को ठीक लगे उतना काम स्वतंत्रता से करते थे। अब हजारों आदमी अपने गुजारे के लिए इकट्ठा होकर बड़े कारखाने या खानों में काम करते हैं। उनकी हालत जानवर से भी बदतर हो गई है। उन्हें शीशे वगैरह के कारखाने में जान को जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। इसका लाभ पैसेदार लोगों को मिलता है। पहले लोगों को मार पीट कर गुलाम बनाया जाता था। आज लोगों को पैसे का और भोग का लालच देकर गुलाम बनाया जाता है। पहले जैसे रोग नहीं वैसे रोग आज लोगों में पैदा हो गए हैं और उसके साथ डॉक्टर खोज करने लगे हैं कि ये रोग कैसे मिटाए जाए। ऐसा करने से अस्पताल बढ़ रहे हैं। यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। पहले लोग पत्र लिखते थे तब खास कासिद उसे ले जाता था और उसके लिए काफी खर्च लगता था। आज मुझसे किसी को गालियां देने के लिए पत्र लिखना हो तो 1 पैसे में मैं गालियां दे सकता हूँ। किसी को मुझे मुबारकबाद देना हो तो भी मैं उसी दाम में पत्र भेज सकता हूँ। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग 2 या 3 बार खाते थे और वह भी खुद हाथ से पकाई हुई रोटी और थोड़ी तरकारी। अब तो हर 2 घंटे पर खाना चाहिए और वह यहाँ तक कि लोगों को खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और कितना कहूँ, यह सब आप किसी भी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। यह सब सभ्यता की सच्ची निशानियां मानी जाती है और अगर कोई भी इससे भिन्न बात समझाए तो वह भोला है, ऐसा निश्चय ही मानिए। सभ्यता तो मैंने जो बताई वही मानी जाती है। उसमें नीति या धर्म की बात ही नहीं है। सभ्यता के हिमायती साफ कहते हैं कि उनका काम लोगों को धर्म सिखाने का नहीं है। धर्म तो ढोंग है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग धर्म का दम्भ करते हैं, नीति की बातें भी करते हैं। फिर भी मैं आपसे 20 वर्ष के अनुभव के बाद कहता हूँ कि नीति के नाम से अनीति सिखलाई जाती है। ऊपर की बातों में नीति हो ही नहीं सकती। यह कोई बच्चा भी समझ सकता है। शरीर का सुख कैसे मिले, यही आज की सभ्यता ढूंढती है और यही देने की वह कोशिश करती है, परंतु वह सुख भी नहीं मिल पाता। यह सभ्यता तो अधर्म है और वह यूरोप में इतने दर्जे तक फैल गई है कि वहाँ के लोग आधे पागल जैसा देखने में आते हैं। उनमें सच्ची कुवत नहीं है। वे नशा करके अपनी ताकत कायम रखते हैं। एकांत में वे बैठ ही नहीं सकते। जो स्त्रियां घर की रानियां होनी चाहिए उन्हें गलियों में भटकना पड़ता है या कोई मजदूरी करनी पड़ती है। इंग्लैंड में ही 40 लाख गरीब औरतों को पेट के लिए सख्त मजदूरी करनी पड़ती है और आजकल इसके कारण सफ्रेजेट का आंदोलन चल रहा है। यह सभ्यता ऐसी है कि अगर हम धीरज धर बैठे रहेंगे तो सभ्यता की चपेट में आए हुए लोग खुद की जलाई हुई आग में जल मरेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब की सीख के मुताबिक यह शैतानी सभ्यता है। हिंदू धर्म इससे निरा कलजुग कहता है। मैं आपके सामने इस सभ्यता का हूबहू चित्र नहीं खींच सकता।
यह मेरी शक्ति के बाहर है, लेकिन आप समझ सकेंगे कि इस सभ्यता के कारण अंग्रेज प्रजा में शरण ने घर कर लिया है। यह सभ्यता दूसरों का नाश करने वाली और खुद नाशवान है। इससे दूर रहना चाहिए और इसलिए ब्रिटिश और दूसरी पार्लियामेंट बेकार हो गई है। ब्रिटिश पार्लियामेंट अंग्रेज प्रजा की गुलामी की निशानी है, यह पक्की बात है। आप पढ़ेंगे और सोचेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। इसमें आप अंग्रेजों का दोष ना निकालें, उन पर तो हमें दया आनी चाहिए। वे काबिल प्रजा हैं, इसलिए किसी दिन उस जाल से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। वे साहसी और मेहनती हैं। मूल में उनके विचार अनीति भरे नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में मेरे मन में उत्तम ख्याल ही है। उनका दिल बुरा नहीं है। यह सभ्यता उनके लिए कोई अमिट रोग नहीं है, लेकिन अभी वे उस रोग में फंसे हुए हैं, या तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए। अध्याय 7 है, हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथों में कैसे गया। पाठक, आपने सभ्यता के बारे में बहुत कुछ कहा और मुझे विचार में डाल दिया। अब तो मैं इस संकट में आ पड़ा हूँ कि यूरोप की प्रजा से मैं क्या लूं और क्या ना लूं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में तुरंत उठता है, अगर आज की सभ्यता बिगाड़ करने वाली है, एक रोग है, तो ऐसी सभ्यता में फंसे हुए अंग्रेज हिंदुस्तान को कैसे ले सके, इसमें वे कैसे रह सकते हैं। संपादक, आपके इस सवाल का जवाब कुछ आसानी से दिया जा सकेगा और अब थोड़ी ही देर में हम स्वराज के बारे में भी विचार कर सकेंगे। आपके इस सवाल का जवाब अभी देना बाकी है, यह मैं भूला नहीं हूँ। लेकिन आपके आखिरी सवाल पर हम आए। हिंदुस्तान अंग्रेजों ने लिया सो बात नहीं है, बल्कि हमने दिया है। हिंदुस्तान में वे अपने बल से नहीं टिके हैं, बल्कि हमने उन्हें टिका रखा है। वह कैसे, सो देखो। आपको मैं याद दिलाता हूँ कि हमारे देश में वे दरअसल व्यापार के लिए आए थे। आप अपनी कंपनी बहादुर को याद कीजिए। उसे बहादुर किसने बनाया? वे बेचारे तो राज करने का इरादा भी नहीं रखते थे। कंपनी के लोगों की मदद किसने की? उनकी चांदी को देखकर कौन मोह में पड़ जाता था? उनका माल कौन बेचता था? इतिहास सबूत देता है कि यह सब हम ही करते थे। जल्दी पैसा पाने के मतलब से हम उनका स्वागत करते थे, हम उनकी मदद करते थे। मुझे भांग पीने की आदत हो और भांग बेचने वाले मुझे भांग बेचे, तो कसूर बेचने वालों का निकालना चाहिए या खुद का? बेचने वालों का कसूर निकालने से मेरा व्यसन थोड़ा ही मिटने वाला है। एक बेचने वाले को भगा देंगे तो क्या दूसरे मुझे भांग नहीं बेचेंगे? हिंदुस्तान के सच्चे सेवक को अच्छी तरह खोज करके इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। ज्यादा खाने से अगर मुझे अजीर्ण हुआ हो तो मैं पानी का दोष निकालकर अजीर्ण दूर नहीं कर सकूंगा। सच्चा डॉक्टर तो वह है जो रोग की जड़ खोजे। अगर आप हिंदुस्तान के रोग के डॉक्टर होना चाहते हैं तो आपको रोग की जड़ खोजनी ही पड़ेगी। पाठक, आप सच कहते हैं। अब मुझे समझाने के लिए आपको दलील करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं आपके विचार जानने के लिए अधीर बन गया हूँ। अब हम बहुत ही दिलचस्प विषय पर आ गए हैं, इसलिए मुझे आप अपने ही विचार बताइए। जब उनके बारे में शंका पैदा होगी तब मैं आपको रोकूंगा। संपादक, बहुत अच्छा, पर मुझे डर है कि आगे चलने पर हमारे बीच फिर से मतभेद जरूर होगा। फिर भी जब आप मुझे रोकेंगे तभी मैं दलील में उतरूंगा। हमने देखा कि अंग्रेज व्यापारियों को हमने बढ़ावा दिया, तभी वो हिंदुस्तान में अपने पैर फैला सके। वैसे ही जब हमारे राजा लोग आपस में झगड़े तब उन्होंने कंपनी बहादुर से मदद मांगी। कंपनी बहादुर व्यापार और लड़ाई के काम में कुशल थी।
उसमें उसे नीति अनीति की अड़चन नहीं थी। व्यापार बढ़ाना और पैसा कमाना यही उसका धंधा था। उसमें जब हमने मदद दी तब उसने हमारी मदद ली और अपनी कोठियां बनाई। कोठियों का बचाव करने के लिए उसने लश्कर रखा। उस लश्कर का हमने उपयोग किया, इसलिए अब उसे दोष देना बेकार है। उस वक्त हिंदू मुसलमानों के बीच बैर था। कंपनी को उससे मौका मिला। इस तरह हमने कंपनी के लिए ऐसे संजोग पैदा किए जिससे हिंदुस्तान पर उसका अधिकार हो जाए। इसलिए हिंदुस्तान गया ऐसा कहने के बजाय ज्यादा सच यह कहना होगा कि हमने हिंदुस्तान अंग्रेजों को दिया। पाठक, अब अंग्रेज हिंदुस्तान को कैसे रख सकते हैं सो कहिए। संपादक, जैसे हमने हिंदुस्तान उन्हें दिया वैसे ही हम हिंदुस्तान को उनके पास रहने देते हैं। उन्होंने तलवार से हिंदुस्तान लिया ऐसा उनमें से कुछ कहते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि तलवार से उसे रख रहे हैं। ये दोनों बातें गलत हैं। हिंदुस्तान को रखने के लिए तलवार किसी काम में नहीं आ सकती। हम खुद ही उन्हें यहाँ रहने देते हैं। नेपोलियन ने अंग्रेजों को व्यापारी प्रजा कहा है, वह बिल्कुल ठीक बात है। वे जिस देश को अपने काबू में रखते हैं उसे व्यापार के लिए रखते हैं, यह जानने लायक है। उनकी फौजें और जंगी बेड़े सिर्फ व्यापार की रक्षा के लिए है। जब ट्रांसवाल में व्यापार का लालच नहीं था तब गैल्वेस्टन को तुरंत सूझ गया कि ट्रांसवाल अंग्रेजों को नहीं रखना चाहिए। जब ट्रांसवाल में व्यापार का आकर्षण देखा तब उससे लड़ाई की गई और चैम्बरलेन ने यह ढूंढ निकाला कि ट्रांसवाल पर अंग्रेजों की हुकूमत है। मरहूम प्रेसिडेंट कूगर से किसी ने सवाल किया, चांद में सोना है या नहीं? उसने जवाब दिया, चांद में सोना होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सोना होता तो अंग्रेज अपने राज के साथ उसे जोड़ देते। पैसा उनका खुदा है, यह ध्यान में रखने से सब बातें साफ हो जाएगी। तब अंग्रेजों को हम हिंदुस्तान में सिर्फ अपनी गरज से रखते हैं। हमें उनका व्यापार पसंद आता है। वे चालबाजी करके हमें रिझाते हैं और रिझाकर हमसे काम लेते हैं। इसमें उनका दोष निकालना उनकी सत्ता को निभाने जैसा है। इसके अलावा हम आपस में झगड़कर उन्हें ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अगर आप ऊपर की बात को ठीक समझते हैं तो हमने यह साबित कर दिया कि अंग्रेज व्यापार के लिए यहाँ आए, व्यापार के लिए यहाँ रहते हैं और उनके रहने में हम ही मददगार हैं। उनके हथियार तो बिल्कुल बेकार हैं। इस मौके पर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जापान में अंग्रेजी झंडा लहराता है, ऐसा आप मानिए। जापान के साथ अंग्रेजों ने जो करार किया है वह अपने व्यापार के लिए किया है और आप देखेंगे कि जापान में अंग्रेज लोग अपना व्यापार खूब जमाएंगे। अंग्रेज अपना माल के लिए सारी दुनिया को अपना बाजार बनाना चाहते हैं। यह सच है कि ऐसा वे नहीं कर सकेंगे। इसमें उनका कोई कसूर नहीं माना जा सकता। अपनी कोशिश में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। अध्याय 8 है हिंदुस्तान की दशा। पाठक, हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में क्यों है यह समझा जा सकता है। अब मैं हिंदुस्तान की हालत के बारे में आपके विचार जानना चाहता हूँ। संपादक, आप हिंदुस्तान की रंग दशा हैं, यह आपसे कहते हुए मेरी आंखों में पानी भर जाता है और गला सूख जाता है। यह बात मैं आपको पूरी तरह समझा सकूंगा या नहीं, इस बारे में मुझे शक है। मेरी पक्की राय है कि हिंदुस्तान अंग्रेजों से नहीं बल्कि आजकल की सभ्यता से कुचला जा रहा है। उसकी चपेट में वह फंस गया है। उसमें से बचने का अभी भी उपाय है, लेकिन दिन व दिन समय बीतता जा रहा है। मुझे तो धर्म प्यारा है, इसलिए पहला दुख मुझे यह है कि हिंदुस्तान धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है।
धर्म का अर्थ मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम या जरथोस्त्री धर्म नहीं करता, लेकिन इस सब धर्मों के अंदर जो धर्म है वह हिंदुस्तान से जा रहा है। हम ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं। पाठक, सो कैसे? संपादक, हिंदुस्तान पर हम तोहमत है कि हम आलसी हैं और गोरे लोग मेहनती और उत्साही हैं, इसे हमने मान लिया है, इसलिए हम अपनी हालात को बदलना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम जरथोस्ती ईसाई सब धर्म सिखाते हैं कि हमें दुनियावी बातों के बारे में, मंद और धार्मिक बातों के बारे में उत्साही रहना चाहिए। हमें अपने दुनियावी लोभ की हद बांधनी चाहिए और धार्मिक लोभ को खुला छोड़ देना चाहिए। हमारा उत्साह धार्मिक लोभ में ही रहना चाहिए। पाठक, इससे तो मालूम होता है कि आप पाखंडी बनने की तालीम देते हैं। धर्म के बारे में ऐसी बातें कर कर ठग लोग दुनिया को ठगते आए हैं और आज भी ठग रहे हैं। संपादक, आप धर्म पर गलत आरोप लगाते हैं। पाखंडी तो सब धर्मों में है। जहाँ सूरज है वहाँ अंधेरा रहता ही है। परछाई हर एक चीज के साथ जुड़ी रहती है। धार्मिक खंडों को आप दुनियावी ठगों से अच्छे पाएंगे। सभ्यता में जो पाखंड मैं आपको बता चुका हूँ, वैसा पाखंड धर्म में मैंने कभी नहीं देखा। पाठक, यह कैसे कहा जा सकता है? धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान लड़े, धर्म के नाम पर ईसाइयों में बड़े बड़े युद्ध हुए, धर्म के नाम पर हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, उन्हें जला दिया गया, उन पर बड़ी मुसीबतें गुजारी गई। यह तो सभ्यता से बदतर ही माना जाएगा। संपादक, तो मैं कहूँगा कि यह सब सभ्यता के दुख से ज्यादा बर्दाश्त हो सकने जैसा है। आपने जो कुछ कहा वह पाखंड है, ऐसा सब लोग समझते हैं, इसलिए पाखंड में फंसे हुए लोग मर गए कि सारा सवाल हल हो गया। जहाँ भोले लोग हैं वहाँ ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए बुरा नहीं रहता। सभ्यता की होली में जो लोग जल मरे हैं उनकी तो कोई हद ही नहीं है। उनकी खूबी यह है कि लोग उसे अच्छा मानकर उसमें कूद पड़ते हैं। फिर वे ना तो रहते दीन के और ना रहते दुनिया के, वे सच बात को बिल्कुल भूल जाते हैं। सभ्यता ऊपर से तो सांत्वना देती है, लेकिन अंदर से चूहे की तरह कुतर कर खोखला कर देती है। उसका असर जब हम जानेंगे तब पुराने वहम मुकाबले में हमें मीठे लगेंगे। मेरा कहना यह नहीं है कि हमें उन वहमों को कायम रखना चाहिए, नहीं, उनके खिलाफ तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन हम लड़ाई धर्म को भूलकर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि सही तौर पर धर्म को समझकर और उसकी रक्षा करके लड़ी जाएगी। पाठक, तब तो आप यह भी कहेंगे कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में शांति का जो सुख हमें दिया है वह बेकार है। संपादक, आप भले शांति देखते हो पर मैं तो शांति का सुख नहीं देखता। पाठक, तब तो ठग, भिंडारी, भील वगैरह देश में जो त्रास गुजारते थे उसमें आपके ख्याल से कोई बुराई नहीं थी। संपादक, आप जरा सोचेंगे तो मालूम होगा कि उनका त्रास बहुत कम था। अगर सचमुच उनका त्रास भयंकर होता तो प्रजा का जड़ मूल से कभी का नाश हो जाता और हाल की शांति तो नाम की है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस शांति से हम नामर्द, नपुंसक और डरपोक बन गए हैं। भीलों और पिंडारियों का स्वभाव अंग्रेजों ने बदल दिया है, ऐसा हमने मान ले। हम पर ऐसा जुल्म होता तो हमें उसे बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग हमें उस जुल्म से बचावे, या तो हमारे लिए बिल्कुल कलंक जैसा है।
हम कमजोर और डरपोक बने, इससे तो भीलों के तीर कमान से मरना मुझे ज्यादा पसंद है। उस हालात में जो हिंदुस्तान था उसका जोश कुछ दूसरा ही था। मैकाले ने हिंदुस्तानियों को नामर्द माना, वह उसकी अधम अज्ञान दशा को बताता है। हिंदुस्तानी नामर्द कभी नहीं थे। यह जान लीजिए कि जिस देश में पहाड़ी लोग बसते हैं, जहां बाघ भेड़िया रहते हैं, उस देश के रहने वाले अगर सचमुच डरपोक हो तो उसका नाश ही हो जाए। आप कभी खेतों में गए हैं? मैं आपसे यकीनन कहता हूं कि खेतों में हमारे किसान आज भी निर्भय होकर सोते हैं, जबकि अंग्रेज और आप वहां सोने के लिए आनाकानी करेंगे। बल तो निर्भयता में है, बदन पर मांस के लौंदे होने से बल नहीं है। आप थोड़ा भी सोचेंगे तो इस बात को समझ जाएंगे। और आपको जो स्वराज चाहने वाले हैं, मैं सावधान करता हूँ कि भील, पिंडारी और ठग ये सब हमारे ही देसी भाई हैं। उन्हें जीतना मेरा और आपका काम है। जब तक आपके ही भाई का डर आपको रहेगा, तब तक आप कभी मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। अध्याय 9 है हिंदुस्तान की दशा, रेलगाड़ियां। पाठक, हिंदुस्तान की शांति के बारे में मेरा जो मोह था वह आपने ले लिया। अब तो याद नहीं आता कि आपने मेरे पास कुछ रहने भी दिया हो। संपादक, अब तक तो मैंने आपको सिर्फ धर्म की दशा का ही ख्याल कराया है, लेकिन हिंदुस्तान रंग क्यों है इस बारे में मैं अपने विचार आपको बताऊंगा। तब तो शायद आप मुझसे नफरत ही करेंगे, क्योंकि आज तक हमने और आपने जिन चीजों को लाभकारी माना है वे मुझे तो नुकसानदेह ही मालूम होती है। पाठक, वे क्या है? संपादक, हिंदुस्तान को रेलों ने, वकीलों ने और डॉक्टरों ने कंगाल बना दिया है। यह एक ऐसी हालत है कि अगर हम समय पर नहीं चेतेंगे तो चारों ओर से गिरकर बर्बाद हो जाएंगे। पाठक, मुझे डर है कि हमारे विचार कभी मिलेंगे या नहीं। आपने तो जो कुछ अच्छा देखने में आया और अच्छा माना गया है उसी पर धावा बोल दिया है। अब बाकी क्या है? संपादक, आपको धीरज रखना होगा। सभ्यता नुकसान करने वाली कैसी है यह तो मुश्किल से मालूम हो सकता है। डॉक्टर आपको बतलाएंगे कि 6 का मरीज मौत के दिन तक भी जीने की आशा रखता है। 6 का रोग बाहर दिखाई देने वाली हानि नहीं पहुंचाता और वह रोग आदमी को झूठी लाली देता है। इससे बीमार विश्वास में बहता रहता है और आखिर डूब जाता है। सभ्यता का भी ऐसा ही समझिए, वह एक अदृश्य रोग है, उससे चेत कर रहिए। पाठक, अच्छा तो अब आप रेल पुराण सुनाइए। संपादक, आपके दिल में यह बात तुरंत उठेगी कि अगर रेल ना हो तो अंग्रेजों का काबू हिंदुस्तान पर जितना है उतना तो नहीं ही रहेगा। रेल से महामारी फैली है। अगर रेलगाड़ी ना हो तो कुछ ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और इस कारण संक्रामक रोग सारे देश में नहीं पहुंच पाएंगे। पहले हम कुदरती तौर पर ही सेग्रेगेशन सूतक पालते थे। रेल के अकाल बढ़ रहे हैं क्योंकि रेलगाड़ी की सुविधा के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। जहां महंगाई हो वहां अनाज खिंच जाता है। लोग लापरवाह बनते हैं और उससे अकाल का दुख बढ़ता है। रेल से दुष्टता बढ़ती है। बुरे लोग अपनी बुराई तेजी से फैला सकते हैं। हिंदुस्तानियों में जो पवित्र स्थान थे वे अपवित्र बन गए हैं। पहले लोग बड़ी मुसीबत से वहां जाते थे। ऐसे लोग जहां सच्ची भावना से ईश्वर को भजने जाते थे, अब तो ठगों की टोली सिर्फ ठगने के लिए वहां जाती है। पाठक, या तो आपने एक तरफा बात कही। जैसे खराब लोग वहां जा सकते हैं वैसे अच्छे भी तो जा सकते हैं, तो क्यों रेलगाड़ी का पूरा लाभ नहीं लेते? संपादक, जो अच्छा होता है वह वीर बहुटी की तरह धीरे चलता है।
उसकी रेल से नहीं बनती। अच्छा करने वाले के मन में स्वार्थ नहीं रहता, वह जल्दी नहीं करेगा। वह जानता है कि आदमी पर अच्छी बात का असर डालने में बहुत समय लगता है। बुरी बात ही तेजी से बढ़ सकती है। घर बनाना मुश्किल है, तोड़ना सहज है। इसलिए रेलगाड़ी हमेशा दुष्टता का ही फैलाव करेगी। यह बराबर समझ लेना चाहिए। उससे अकाल फैलेगा या नहीं, इस बारे में कोई शास्त्रकार मेरे मन में घड़ी भर शंका पैदा कर सकता है, लेकिन रेल से दुष्टता बढ़ती है, यह बात जो मेरे मन में जम गई है वह मिटने वाली नहीं है। पाठक, लेकिन रेल का सबसे बड़ा लाभ दूसरे सब नुकसानों को भुला देता है। रेल है तो आज हिंदुस्तानियों में एक राष्ट्र का जोश देखने में आता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि रेल के आने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। संपादक, यह आपकी भूल ही है। आपको अंग्रेजों ने सिखाया है कि आप एक राष्ट्र नहीं थे और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों बरस लगेंगे। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब हम एक राष्ट्र थे। हमारे विचार एक थे, हमारा रहन सहन एक था। तभी तो अंग्रेजों ने यहाँ एक राज कायम किया। भेद तो हमारे बीच में बाद में उन्होंने पैदा किया। पाठक, यह बात मुझे ज्यादा समझनी होगी। संपादक, मैं जो कहता हूँ वह बिना सोचे समझे नहीं कहता। एक राष्ट्र का यह अर्थ नहीं है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं था, लेकिन हमारे मुख्य लोग पैदल या बैलगाड़ी में हिंदुस्तान का सफर करते थे। वे एक दूसरे की भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अंतर नहीं था। जिन दूरदर्शी पुरुषों ने रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार की यात्रा ठहराई, उनका आपकी राय में क्या ख्याल होगा? वे मूर्ख नहीं थे, या तो आप कबूल करेंगे। वे जानते थे कि ईश्वर भजन घर बैठे भी होता है। उन्हीं ने हमें यह सिखाया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरत ने हिंदुस्तान को एक देश बनाया है, इसलिए वह एक राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अलग अलग स्थान तय करके लोगों को एकता का विचार इस तरह दिया जैसे दुनिया में और कहीं नहीं दिया गया है। दो अंग्रेज जितने एक नहीं हैं, उतने हम हिंदुस्तानी एक थे और एक हैं। सिर्फ हम और आप जो खुद को सब मानते हैं, उन्हें के मन में ऐसा आभास पैदा हुआ कि हिंदुस्तान में अलग अलग राष्ट्र हैं। रेल के कारण हम अपने को अलग राष्ट्र मानने लगे और रेल के कारण एक राष्ट्र का ख्याल फिर से हमारे मन में आने लगा। ऐसा आप माने तो मुझे हर्ज नहीं है। अफीम मची यह कह सकता है कि अफीम के नुकसान का पता मुझे अफीम से चला, इसलिए अफीम अच्छी चीज है। यह सब आप अच्छी तरह सोचिए। अभी आपके मन में और भी शंकाएं उठेगी, लेकिन आप खुद उन सब को हल कर सकेंगे। पाठक, आपने जो कुछ कहा उस पर मैं सोचूंगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में इसी समय उठता है। मुसलमान हिंदुस्तान में आए, उसके पहले के हिंदुस्तान की बात आपने की, लेकिन अब तो मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों की हिंदुस्तान में बड़ी संख्या है। वे एक राष्ट्र नहीं हो सकते। कहा जाता है कि हिंदू मुसलमानों में कट्टर वैर है। हमारी कहावतें भी ऐसी ही है। मियाँ और महादेव की ही नहीं बनेगी। हिंदू पूर्व में ईश्वर को पूजता है तो मुसलमान पश्चिम से पूजता है। मुसलमान हिंदू को बुद्धप्रस्त मूर्ति पूजक मानकर उससे नफरत करता है। हिंदू मूर्ति पूजक है, मुसलमान मूर्ति को तोड़ने वाला है। हिंदू गाय को पूजता है, मुसलमान उसे मारता है। हिंदू अहिंसक है, मुसलमान हिंसक। यूं पग पग पर जो विरोध है वह कैसे मिटे और हिंदुस्तान एक कैसे हो? आप इस वीडियो में अध्याय 9 हिंदुस्तान की दशा तथा रेलगाड़ी तक सुने हैं। अगली वीडियो में आप अध्याय 10 से हिंदुस्तान की दशा,
हिंदू मुस्लिम से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।